ओके जी। सो विजिबल चॉम्स्की हायरार्की विजिबल है आपको स्लाइड? जी सर विजिबल। ओके। सो चॉम्स्की हायरार्की में मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे पास जो हायरार्की है वो रेगुलर, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री, देन context sensitive, then recursive, then recursively enumerable, and then नॉन रिकर्सिव लैंग्वेजेस आती हैं या नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। मशीन हायरार्की में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मशीन आती है जिसको हम कहते हैं LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। दिस इज this machine is more powerful than the PDA, non-deterministic push down automata, but less power than the Turing machine। ट्यूरिंग मशीन के बाद इसको डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ट्यूरिंग मशीन से सिमिलर है सिर्फ वन डिफरेंस के साथ। तो वो वन डिफरेंस क्या है? जो इनपुट स्ट्रिंग है, टेप के ऊपर जो स्पेस होता है, इज ओनली टेप स्पेस अलाउड टू यूज, यानी एक लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे हमने सेमी इनफाइनाइट मशीन पढ़ी थी, ट्यूरिंग मशीन के अंदर टेप होती है सेमी इनफाइनाइट अगर हो तो वो इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन होती है। लेकिन अगर वो दोनों साइड से इनफाइनाइट की बजाय उसको फाइनाइट कर दें तो वो इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन नहीं होगी, वो कहलाएगी LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। तो ये आपको नजर जो आ रही है देखें टेप के ऊपर, टेप के ऊपर अगर हम दोनों साइड में पॉइंटर लगा दें जो कि लेफ्ट हैंड मार्कर और राइट हैंड मार्कर, लेकिन लिमिटेड स्पेस दे दें कि वर्किंग स्पेस ये है जो आपका लेफ्ट हैंड मार्कर है इधर से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, इसी के अंदर अंदर आपने काम करना है, तो ये मशीन जो है वो LBA कहलाती है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। ऑल कंप्यूटेशन इज डन बिटवीन द एंड मार्कर्स, इसी के अंदर कंप्यूटेशन आपको करनी होती है, इसके अंदर चेंजेस करनी है। ये मार्कर आप बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली, यानी ये तो एक इस स्ट्रिंग के लिहाज से बाउंडेड है, लेकिन जितना भी बढ़ाएंगे वो बाउंडेड होगा, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट ना होने से ये लिमिटेशन आ जाती है कंप्यूटेशन में कि इसकी पावर जो है वो लेस देन द ट्यूरिंग मशीन हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में भी हम इसकी लिमिटेशन लगाते हैं। अगर एग्जांपल देखें LBA की, तो जो AN BN CN है वो LBA एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से A पावर N फैक्टोरियल, ये ग्रामर भी आपकी LBA एक्सेप्ट करता है। तो अगर LBA की बात करें तो LBA इज मोर पावरफुल देन NPDA, क्योंकि आपको याद होगा कि AN BN CN इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द NPDA। NPDA उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, ये मैं बता दूं कि एक मशीन मैंने आपको बताई थी 2 स्टैक PDA, यानी उसमें स्टैक 2 होंगे। वो PDA होगा लेकिन उसके अंदर स्टैक क्या होंगे? 2 होंगे। तो वो इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन होता है वो 2 स्टैक PDA। तो यहाँ पे 2 स्टैक PDA जो है वो पावर में LBA से भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं सिंगल LBA जिसमें सिंपल 1 स्टैक हो, जो नॉन डिटरमिनिस्टिक PD है, वो पावर में LBA से कम है। तो LBA हैव मोर पावर देन NPDA एंड LBA हैज लेस पावर देन ट्यूरिंग मशीन। तो ये दरमियान का एक कंपोनेंट आता है मशीन का, LBA हैज लेस पावर देन द ट्यूरिंग मशीन। सो इसके लिए जो ग्रामर चाहिए होती है उसके ऊपर हम जाने के लिए हम थोड़ा सा पहले ग्रामर्स की कॉन्सिक्वेंसेस यानी सीक्वेंस पढ़ते हैं। हम यहाँ पे ग्रामर डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, यानी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है, आपको याद होगा जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने डिस्कस की थी उसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्शन होती थी उसमें कुछ लिमिटेशन थी, यानी रिस्ट्रिक्शन थी। वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल होंगे और राइट हैंड पे वेरिएबल और टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें, हम ये अलाउ कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल और टर्मिनल दोनों हो सकते हैं, तो ये ग्रामर कहलाती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इसकी प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन में हम कहेंगे कि जो हमारे पास हम कहते हैं यू प्रोड्यूस वी, जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है उसमें यू मस्ट बी ए वेरिएबल एंड वी मस्ट बी ए वेरिएबल आर टर्मिनल आर बोथ कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन जो यू मस्ट बी ए वेरिएबल हटा दें और हम कहें कि यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल, तो ये कहलाएगी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो आपकी ग्रामर की लॉजिक ही यहाँ पर चेंज हो जाएगी और ये अनरिस्ट्रिक्टेड बन जाएगी ड्यू टू द दैट कंपोनेंट। वो कंपोनेंट क्या है कि ये जो यू है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल हो जाएगा और इसकी बेसिस पे आपकी ग्रामर मॉडिफाई हो जाएगी, जो कि मोर पावरफुल, मोर फ्लेक्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की। जैसे देखें, ये नहीं हम कह रहे कि राइट हैंड साइड पे लाजमी वेरिएबल और टर्मिनल होने चाहिए। इट मे हैव वेरिएबल, इट मे हैव वेरिएबल एंड टर्मिनल बट अलाउ है। तो यहाँ पे देखें पहला स्टार्ट वेरिएबल है,
इट प्रोड्यूस ए बी वेरिएबल सी टर्मिनल, ए टर्मिनल बी वेरिएबल सी टर्मिनल, बट ऑन दैट वे देखें यहाँ पे ए टर्मिनल और बी वेरिएबल है, दैट प्रोड्यूस सी टर्मिनल एंड ए वेरिएबल, और इसी तरह से यहाँ पे ए वेरिएबल एंड सी टर्मिनल है और दैट प्रोड्यूस डी। तो ये वाली ग्रामर जो है वो कहलाएगी अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास रूल था कि जस्ट मस्ट बी वेरिएबल, वो हमने खत्म कर दिया, ये रिस्ट्रिक्शन हमने खत्म कर दी, ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहलाएगी। अब इसके ऊपर लैंग्वेजेस पे आते हैं, तो थ्योरम हमारे पास ये है, लैंग्वेज एल इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। देखिए अब रिकर्सिवली इन्यूमरेबल की तरफ जा रहे हैं हम, आपको ये मैंने करवा दी हैं चीज़ें कि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है, और उसकी एग्जांपल्स भी कराई थी मैंने, और डायगोनल थ्योरम से भी करवाया। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कोर्स को, तो हम जा रहे हैं कि लैंग्वेज एल इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल इफ एंड ओनली इफ एल इज जनरेटेड बाय ए अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। कि जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी कि लेफ्ट वेरिएबल जनरेट हो या राइट वेरिएबल जनरेट हो। तो ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। इसको अब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर पे आते हैं। इससे अनरिस्ट्रिक्टेड से का एक सबसेट है जिसमें हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। उसके अंदर क्या करते हैं, वही हमारे पास लॉजिक होती है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है बट विथ वन एडिशनल कंपोनेंट। वो एडिशनल कंपोनेंट क्या है, देखें हम ये कह रहे हैं कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगी, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल एंड टर्मिनल हो सकते हैं, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल और टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, वो एंड लॉजिक के साथ लगाई। एंड एडिशनल क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी प्रोडक्शन या स्ट्रिंग की लेंथ होगी, वो राइट हैंड साइड पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे या तो छोटी होगी या बराबर होगी, मतलब बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर है ए टर्मिनल ए वेरिएबल और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है सिंगल ए टर्मिनल, मतलब ये कि ये लेंथ की लेंथ हो गई 2 और इसकी लेंथ हो गई 1, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये इसकी लेंथ हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। अब एग्जांपल में देखते हैं, ये देखें एस प्रोड्यूस ए बी सी, ओके है, ए प्रोड्यूस बी एंड सी ए, दोनों की लेंथ बराबर है, यहाँ पे दोनों की ये लेंथ बड़ी है और ये लेंथ छोटी, ये एक्सेप्टेबल है। मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपकी ये स्ट्रिंग जो है आपकी छोटी हो, ये सॉरी ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में ये भी अलाउ है कि आपकी ये स्ट्रिंग छोटी हो ये बड़ी हो। अगर हम कंटेक्स्ट सेंसिटिव में जा देंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन भी हम खत्म कर देंगे कि ये स्ट्रिंग बड़ी हो और ये छोटी। हम कहते हैं ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, बड़ी नहीं हो सकती। अब इसकी एग्जांपल करते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की, तो हमारे पास आ जाएगी ये देखें ए एन बी एन सी एन की। अब ए एन बी एन सी एन की ग्रामर बनाना सीखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन अगर हम कहते हैं एस स्टार्ट वेरिएबल से क्या बन जाएगा, ए बी सी, मतलब सिंगल वन सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी। लेकिन अगर हम डबल ए डबल बी डबल सी बनाना है तो हम बजाय ये वाला प्रोडक्शन करने के हम इससे प्रोडक्शन करेंगे दिस वन। अब दिस वन से क्या होगा, आपका ए टर्मिनल बी वेरिएबल बी टर्मिनल सी टर्मिनल, ये हो गए प्रोड्यूस। अब ये जो ए वेरिएबल है ये प्रोडक्शन करने में काम करेगा कि हमें नेक्स्ट प्रोडक्शन कौन सी लेनी है। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन रूल हैं, इन प्रोडक्शन रूल में से कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज करें, ये हमारे पास स्ट्रिंग फोर्स करेगी कि इनमें से कौन सा प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारे पास नजर आ रहा होगा आपको कि ए बी है, ए वेरिएबल बी है और ए वेरिएबल सी है। बी वेरिएबल बी टर्मिनल बी वेरिएबल है और ए टर्मिनल ए वेरिएबल है। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हुई है इसको यूज करते हुए हमें इनमें से कोई प्रोडक्शन रूल यूज करना है। अब ये प्रोडक्शन रूल्स हमें बताते हैं कि इनमें से सिर्फ एक प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल हो सकता है, वो क्या, जो हमारे पास ए वेरिएबल के साथ बी टर्मिनल आ रहा है। अगर ए टर्मिनल के साथ ए वेरिएबल यूज करें तो ऐसी कोई प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, जहाँ पर ए वेरिएबल एंड ए बी टर्मिनल हो, वो वाला प्रोडक्शन रूल कौन सा है, ए वेरिएबल और बी टर्मिनल। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बी ए प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला कंपोनेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बी एंड ए वेरिएबल में। अब जब ये कंपोनेंट कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो स्ट्रिंग बन जाएगी ए
बी टर्मिनल, ए वेरिएबल और सी टर्मिनल। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। अब ये स्ट्रिंग हमें बताएगी कि हमें आगे प्रोडक्शन रूल इस्तेमाल कौन सा करना है। तो यहाँ देखें वेरिएबल कौन सा है, ए, और उसके साथ टर्मिनल क्या है, सी। तो मतलब ये वाला प्रोडक्शन रूल होगा जिसमें ए सी लेफ्ट हैंड साइड पे हो। तो दिस इज ए स्ट्रिंग, ए सी विल प्रोड्यूस बी वेरिएबल, बी टर्मिनल, सी एंड सी। तो हम क्या करेंगे, इससे प्रोडक्शन हमारी क्या होगी, बी वेरिएबल, बी टर्मिनल एंड सी। तो ये वाली प्रोडक्शन इससे होगी नेक्स्ट, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। फिर ये वाली जो आपके पास आउटपुट है ये हमें बताएगा कि नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या होगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्शन देखें हमारे पास क्या है, बी, ये देखें हमने जब किया यहाँ पे हमने कोई मिस किया है, हाँ, जब हमने ए सी को रिप्लेस किया तो ए सी को रिप्लेस किया इसके साथ, मतलब ये कंपोनेंट एडिशनल में आएगा। तो बाकी हमारे पास इस तरफ बी ऑलरेडी है, ए ऑलरेडी है। तो ए बी टर्मिनल, बी वेरिएबल, बी सी सी। अब इसको देखते हुए हमारे पास ये वाला बी टर्मिनल और बी वेरिएबल वाला कंपोनेंट ये यूज होगा, कलर में दूसरा यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये वाला कंपोनेंट यूज होगा बी वेरिएबल, बी टर्मिनल एंड बी वेरिएबल टू प्रोड्यूस नेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये देखें बी वेरिएबल एंड बी टर्मिनल इट विल रिप्लेस टू द स्ट्रिंग। तो ये कंपोनेंट रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग आएगी ए बी वेरिएबल देन बी टर्मिनल, और उसके बाद बी ऑलरेडी है वहां पर, बी और दो सी, सी सी। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारी रूल कौन सा इस्तेमाल होगा, देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए टर्मिनल एंड बी वेरिएबल। इस प्रोडक्शन रूल को यूज करते हुए हम ए वेरिएबल और बी, ए टर्मिनल और बी वेरिएबल यूज करेंगे और ये प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट डबल ए। अगर हम ये स्टॉप करना चाहते हैं तो हम स्टॉप करना चाहते हैं तो डबल ए करेंगे, तो ये हो सर जाएगा हमारा ए, एक लेट मी कंप्लीट, डबल ए, डबल बी और डबल सी। तो ये हमारी प्रोडक्शन होगी डबल ए, डबल बी, डबल सी। अगर हम इसको स्टॉप करना चाहें, डबल ए, डबल बी, डबल सी तक जाना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी लाना हो तो हम बजाय इसको डबल ए प्रोड्यूस कराने के ये वाला रूल यूज करेंगे, और ये वाला रूल यूज करते हुए फिर हम यहाँ पे रिपीट करेंगे सारी चीजें। तो फिर हमारे पास ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी आ जाएगा। ये प्रोडक्शन रूल इस तरह से चलेंगे जब हमें ए एन बी एन सी एन प्रोड्यूस करना हो। जी अब बोलें सवाल। सर ये इतने डिफिकल्ट रूल हैं सर, हमें तो मतलब ये तो बने हुए हैं खुद से एन के सी एन के, अगर हमें खुद से किसी का जनरेट करना हो तो सर उसमें तो हमें मुश्किल होगी ना। अब हमें नहीं इसमें कोई मतलब मुश्किल, डिजाइन है थोड़ा कि हम खुद से मतलब किस तरह जनरेट करेंगे, इतने डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में रूल है सर। ये हमें तो इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि हमने अब ये जनरेट कर दिया, फिर इससे आगे ये होगा, फिर ये होगा, जब हम खुद से बनाने बैठते हैं तो। खुद से बनाने बैठेंगे आप यही सोचेंगे ना। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रोजेक्ट करवाया था 106 के अंदर, 106 नहीं, हमारा रूम 19 है ऊपर वाला, वहाँ पे जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था आपको मैंने वो करवाया था, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट और फ्लावर्स जनरेट करने की ग्रामर्स करवाई थी, याद है? मुझे नहीं सर याद मुझे नहीं याद। मुझे याद है कुछ, जरा जरा तुम्हें याद हो कि नहीं याद? याद नहीं है आप लोगों को? हाँ तो सर। थोड़ा बता दें दोबारा। टर्टल की ग्रामर मैंने बनाई थी, टर्टल की ग्रामर, फ्लावर्स जनरेट हो रहे थे, डिफरेंट ड्राइंग्स जनरेट हो रही थी ग्रामर के जरिए। जी है किसी को याद? सर हाँ सर। सर ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ऐसी सर हमने एक्टिविटी की नहीं सर लास्ट में। जब मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट की थी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सर मे भी हुई हो सर, दोबारा रिपीट कर दें थोड़ा सा। नो सर सर नहीं हुई सर। कॉन्टेक्स्ट फ्री सर हमने ऑनलाइन शुरू किया था, मतलब क्लासेस में पढ़ाई नहीं। अच्छा चलें, विथ रिस्पेक्ट टू डिफिकल्टी, तो बेटा ये है कि जब डिज़ाइन करते हैं ना आप कुछ प्रोजेक्ट, कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली दिमाग आपका थोड़ा सा लगता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बनता है वो ये नहीं है कि ब्रूट फोर्स टेक्निक हो सारी की सारी। जो काम आसान होते हैं वो ब्रूट फोर्स टेक्निक्स हैं, लेकिन जो काम मुश्किल होते हैं उसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए सोचना पड़ता है कि मैं ये अगर सिस्टम डिज़ाइन करूँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। यहाँ पे जो ए एन बी एन सी एन है, अगर हम इसकी लॉजिक देखें तो हमारे पास ये
जहन में आ रहा है कि ए एन बी एन सी एन में हमें अगर ग्रामर बनानी होगी तो हमें ए को जनरेट करना है, फिर बी को जनरेट करना है, फिर सी को जनरेट करना है, और ये रिपीट करेंगे साइकिल। यानी मतलब मुझे ए बी सी की तादाद बराबर रखनी है, तो मैं जब ग्रामर की प्रोडक्शन करूंगा या तो मेरे पास ए बी सी हो, फिर या फिर मेरे पास डबल ए डबल बी डबल सी हो, और या मेरे पास ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी हो। इनको जनरेट करने के लिए आप जब सोचते हैं तो आपके पास कंसेप्ट ये आता है कि जब आप डबल ए जनरेट करेंगे उसकी हेल्प से आपने, ये मैंने कहा ना अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, तो आपने ऐसी प्रोडक्शन यहाँ पर सोचनी है जिससे आप उनको मल्टीप्लाई कर लें। यानी यूँ देखें, हम पहले क्या करते हैं, हम जनरेट करें ए बी सी, फिर ए बी सी करने के बाद हमने क्या किया, ए की हेल्प से बी की तरफ गए, बी से फिर सी की तरफ गए, सी डबल सी करके आए, डबल सी करने के बाद डबल बी किया, डबल बी करने के बाद डबल ए किया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, ग्रामर आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपने ए बी सी करने के बाद फिर सी को रिपीट किया है, फिर डबल बी किया, फिर ट्रिपल सी। अगर फिर रिपीट करेंगे तो फिर अगेन आप जनरेट करेंगे ए से, लेकिन ए से आप मूव करेंगे बी की तरफ, बी से मूव करेंगे सी की तरफ। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि कितनी सिंबल्स हैं। इसी तरह से अगर आप ए बी सी डी भी करें ना तो सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर ऐड कर दूं मैं डी एन, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने प्रोडक्शन ऐड करनी है। यहाँ देखिए हमने यूज किया था ए टर्मिनल बी सी, अब हमने डी जनरेट करना है, तो एक तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन दे देंगे डी, और यहाँ पे ट्रांजिशन देंगे डी की, और अब मैं ए से, जब जैसे मैंने ए को बी के साथ रखा और ये बी की प्रोडक्शन दी, फिर ए को बी की बजाय मुझे सी को सी के साथ रखना पड़ेगा और उसकी प्रोडक्शन देनी पड़ेगी, और फिर मुझे सी से डी के साथ रखना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन देनी पड़ेगी। तो आपकी ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्शंस बढ़ जाएंगी अगर आपने ए एन बी एन सी एन डी एन जनरेट करना हो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट, जैसे कि हमने यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए ए के बाद ए वेरिएबल जनरेट किया, ए के बाद ए वेरिएबल जनरेट किया, जैसे ए ने शिफ्ट किया, ए ने शिफ्ट क्या किया, ए ने शिफ्ट किया टुवर्ड्स बी, तो जब बी की तरफ शिफ्ट हुआ तो हमने वहां पे बी के साथ बी प्रोड्यूस करने के वेरिएबल चेंज कर दिया, हमने ए की बजाय क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया बी वेरिएबल में। और सिमिलरली जब बी वेरिएबल में शिफ्ट हो गया तो बी वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बी प्रोड्यूस करे डबल, एंड देन उस बी वेरिएबल ने आपके पास शिफ्ट किया टुवर्ड्स ए, तो आपके डबल ए जनरेट हुए। जब आपने इसको शिफ्ट किया था बी में, तो बी ने इटसेल्फ 2 सीज जनरेट कर दिए थे। 2 सी जनरेट करने के बाद वो रिपल हुआ है वापस। अगर आप आगे मूव करना चाहेंगे, डीएन पे जाना चाहेंगे, तो आपको फिर सी वेरिएबल भी जनरेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और वो सी वेरिएबल फर्दर प्रोडक्शंस करेगा। और ये नॉट एन इजी टास्क, यानी ऐसा नहीं है कि ब्रूट फोर्स टेक्निक है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसमें लाजमी नहीं है कि आपने ए बी सी वेरिएबल ही लेने हैं, आप कोई सिंबल्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो डिफरेंट ग्रामर्स हैं। इसको मजीद एक्सटेंड करने के लिए मैं आपको प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसका डेमो दे देता हूँ। देयर आर मैनी डिफरेंट ग्रामर्स जो बनाई जा चुकी हैं, जो बन रही हैं, और जिसके ऊपर बड़े टेक्सटाइल के और आर्किटेक्चर के कंपोनेंट जनरेट होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए। सो दिस इज नॉट ए ब्रूट फोर्स टेक्निक है, आप डायरेक्ट बनाएंगे एन सी एन बन जाएगी। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये इसी तरह से एक और ग्रामर करा देता हूँ, थोड़ा सा और आपको एम्फसाइज हो जाएगा। अब ये देखें, ये ग्रामर है ए पावर एन पावर 2 एन ग्रेटर देन 0। सोचें इसको कैसे बनेगी। माइक बंद करके सोचें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जी कोई आइडिया देंगे, समझ में आ रहा है कुछ? अंश 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 सोचेगा, अंश का बताएगा क्या आइडिया होना चाहिए। अंश कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, कुछ कुछ आपने तो पहले ही इसमें पढ़ा हो, हमारे पास पहले ही पढ़ा हुआ है ना आपने माशाल्लाह से। नहीं सर, हमने इतना नहीं पढ़ा था, पढ़ा भी होगा तो सर याद नहीं है अभी इतना। मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर आप 1 साल या 1 सेमेस्टर पहले पढ़ा हुआ भूल सकते हैं,
तो पास आउट करने के बाद ऑटोमेट आपको क्या सपोर्ट देगी? सर लाजमी नहीं है कि हमने क्या कहते हैं सेम एग्जांपल्स पढ़ी हो या सेम सब कुछ पढ़ा हो ना। और सर जो सा जिन्होंने विड्रॉ चलें करना होता है वो चलें, कुछ सर आइडिया टीम दें। के अभी पास मैंने कर जैसे देते हैं। एन बी एन सी एन का दिया है, अब कुछ आइडिया दें मुझे कि कैसे बनाएं इसकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कुछ आइडिया है कैसे होनी चाहिए थी? क्या जनरेट करने का पैटर्न क्या होगा इसका? सर इसमें हमारे पास जितनी n की पावर होगी उतने ए जनरेट होंगे ना हर बार। ठीक है, एन की पावर 1 है हम्म, तो कितने जनरेट होंगे? वन टाइम ए होगा ना। एन की पावर 1 होगी तो 1 टाइम ए होगा। ए पावर एन पावर 2 है। एन टाइम सर, एन टाइम। ए पावर एन पावर 2 है बेटा। वन एन हाँ की पावर एन अगर 1 होगा तो एन की पावर 2 तो है। टू, तो क्या होगा? सर टू टाइम होगा। सोच के बोलो तो यार। सर वन टाइम सर, वन टाइम वन टाइम। वन वन की टाइम। पावर 1 की पावर 1000 भी हो जाए तो वो 1 ही रहता है। सिंपल टाइम मैथमेटिक्स जीरो। है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। एन की पावर 2 होगी तो क्या होगा? 1 ही रहेगा। मेरी मैथमेटिक्स तो यही कहती है। नो सर, 2 हो जाएगा सर अगर हमने इसमें पढ़ा नहीं था ग्रामर में, मतलब ए की पावर टू हो तो दो बार ए आएगा। बेटा ये ए की पावर एन है और एन की पावर 2 है, तो आप पहले पावर किसकी पावर रिजॉल्व करेंगे? एन की पावर या ए की एन पावर? एन की पावर सर। सर सर ये एक की पावर मल्टीप्लाई पहले नहीं वो होगा? करेंगे, एक की पावर सर, क्योंकि सर पावर है भाई, जितना हमें पता मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? ए की पावर एन है, एन की पावर 2 है। कैसे काम करेगा ये? सर ये बाइनरी के जो है ना 2 पावर n में काम करेगा। 2 की जैसे पावर सर एन में बिट्स और काम करेगा, हाँ बाइनरी में। यानी पहले आपके पास बिट्स की आएगा तरह सिंगल सर। ए। स्टार्ट में क्या आएगा, सिंगल ए या डबल ए? फिर सिंगल ही आएगा सर। सर फिर उसके सिंगल है, फिर डबल है, फिर 4 है, फिर 8 है, ऐसे सर। अच्छा, डबल ए भी आएगा। एन की पावर टू, सिंगल है जब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा तो 4 ही आएगा ना। डबल ए कैसे आएगा? आहिर। सर n। तो सर n की n की पावर जब पावर वन 0 रखेंगे सर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 1 ही होगा सर, तो तो एक सिंगल तो ए, 1 आएगा सर। सिंगल ए आ जाएगा। फिर उसके सिंगल है सर, बाद सही है। उसके बाद जब आप एन रखेंगे 2, एन की पावर 2 है, जी सर, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो 4 और का यस मतलब है सर, 4 4 आ ए। जाएगा। तो 2 ए कैसे आएगा? जी सर, फिर 4 9 ही सर, आएगा, सही है। फिर 9 ठीक आएगा। ठीक है। तो पहले तो ठीक ये है। मतलब है कि मुश्किल तो वाकई टास्क हो जाएगा, जैसे अंश कह रहा है कि अब पहले तो आप ये समझें कि ये जनरेट क्या होगा। ठीक है तो वही तो मैंने आपको बताया था, मैंने तो आपको ठीक ही बताया। कि क्या बताया आपने कि 1 की पावर 2 होगी तो 2 हो जाएगा? सर ये मैंने नहीं बताया सर, ये आप कह रहे थे। अच्छा मैं कह रहा था, अच्छा ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि मतलब अगर ए की पावर टू होगी तो दो बार ए जनरेट होगा। ये रिकॉर्डेड है, मैं शेयर करूंगा यूट्यूब के ऊपर। हाँ सर, करें करें बिल्कुल। ठीक है, ओके। चलें अब आगे चलते हैं। तो हम इसके अगर कॉन्टेक्स्ट बनाएं तो हमारे पास सिंगल ए होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 4 टाइम ए। ठीक है, उसके बाद अब्दुल रहमान बताएगा। अब्दुल रहमान है आज? अब्दुल रहमान नहीं है। नोमान अहमद। नोमान अहमद तुम वो तो अपनी वीडियो तो ऑन करो, पता लग गया मुझे। मैं स्टूडेंट को ही भूल गया कौन किस तरह के थे। 9 ए होंगे, 9 टाइम्स। जी, उसके बाद अगर हम इसको करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 9 क्या टाइम्स, करेगा? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। समझ रहे हैं आप? तो फिर 16 टाइम्स पहले तो आप ये समझें कि ये ग्रामर क्या है? रिकर्सिव एक है। ही है सर। रिकर्सिव ग्रामर कौन सी है? यानी जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो क्या है? रिकर्सिव है ना? यस सर। अब देखें, आप ये हायरार्की याद रखें अब्दुल्ला, आपको कोशिश करें, सारे लोग फोकस करें इसको। पहले लेकिन तो इसका ग्रामर तो और भी मुश्किल है सर। इसका रिकर्सिव देखें, मैंने अभी आपको समझाया कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है? इट कैन जनरेट व्हाट? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। उसके अंदर अगर हम रिस्ट्रिक्शन डाल दें एंड लॉजिक की, उसको बना दें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कैन जनरेट रिकर्सिव लैंग्वेज। ठीक है,
उसकी जो लैंग्वेज, देखिए रिकर्जन आ रहा है यहाँ पे। रिकर्जन में क्या है कि आप रिकर्सिवली स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, आपके पास रिकर्सिवली स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, पिछले वाले स्टेप्स काउंट होके। अगर आप डायरेक्ट इसको 3 पे जनरेट करेंगे ना, तो उसको पहले आपको 1 वाला चलाना पड़ेगा, फिर उसको रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। तो अब इसकी ग्रामर पे चलते हैं। आपको ये स्ट्रिंग का आइडिया हो गया, अब हम चलते हैं ग्रामर को। अब देखें ये ग्रामर है इसकी, ठीक है। बुक की एग्जांपल है ये, तो मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपको रिपीट करने का मतलब ये है कि फर्स्ट आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एस विल प्रोड्यूस सिंगल ए। अगर आपने एन की पावर जो है 1 है तो क्या जनरेट करेगा, सिंगल ए, ठीक है, सिंगल ए जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, एक्सक्यूज मी, माइक अपना ऑफ कर दें प्लीज। बस माइक। ओके, एस विल जनरेट, अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, एस एन की पावर जो है मोर देन 1 है, तो आप फिर इसको रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, एस विल जनरेट दिस पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर जो अंदर का आर ए है, उस आर ए को हम जनरेट करवाएंगे ए डबल ए टर्मिनल देन आर। अब उसमें से जो ये वाला पार्ट है, अगर आप देखें इसको, ए डबल ए टर्मिनल आर, अब इसमें जो आपके पास फर्दर जो ट्रांजिशंस हैं, उसमें देखें पैरेंथेसिस आ रही है ना, लेफ्ट और राइट। अब इसको देखें कि ये जो हम रिप्लेस किया है, इसकी मतलब ये है कि आर ए को तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, इसके अंदर वो पैरेंथेसिस रहेंगी ये वाली, ठीक है। तो आउटपुट में आपका ये आ जाएगा ए डबल ए टर्मिनल एंड देन आर। अब उसके बाद आपके पास जो इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशंस आ रही हैं कुछ, वो क्या है, आर ए को आपने कन्वर्ट करना है ए आर में, और ए आर जब बन जाएगा तो ये होगा ए आर, ये वाला आर ए को आपने कन्वर्ट कर दिया। आर ए कौन सा था, दिस इज आर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो पैरेंथेसिस आ रही है आर के साथ, उस पैरेंथेसिस के साथ अगर आर होगा तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे ए एच एल में, ए एच एल और पैरेंथेसिस रहेगी। मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली अगर हम समझे तो आर कन्वर्ट हो गया ए एल में, या फिर आर कन्वर्ट होगा ए एच एल, सॉरी ए एल, और उसके अंदर प्रीफिक्स है एल, एच। उसकी बेसिस पे आप ट्रांजिशंस को देखते हुए कि आपकी फर्दर ट्रांजिशंस कौन सी होनी है। अगर आपने स्टॉप करना है तो आप ये कर सकते हैं, और देन अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आप मूव करेंगे एल को, देन फिर आपके पास ये पैरेंथेसिस है, और राइट साइड पे मूव करेंगे तो फिर ये आपके पास आर के साथ ये आ जाएगा। और अगर आपके पास ए एच एल है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ए एल आपका रिपीट हो जाएगा एल एच एल ए में, एंड देन ए एल आपका रिपीट हो जाएगा, ए एल एच जो है एल को मूव करेगा राइट में और एक टर्मिनल जनरेट करेगा। एंड देन आपके पास जो है ये वाली प्रोपोजिशन है, इसको सीक्वेंस बना लें अगर आप समझें, इसको देखें और इसको देखें, ठीक है। ये जनरेट करेगा ये वाला पार्ट, ये जनरेट करेगा ये वाला पार्ट। तो ये पूरी ग्रामर जो है ना, इसके अंदर सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि आपका एन क्या होगा, ठीक है। एन को सामने रखते हुए आपने इनको जनरेट करना है, तो आपका सिंगल ए जनरेट होगा, या अगर आप मूव करते हैं तो 4A जनरेट होगा, या फिर 4A के बाद आपके पास 9A होगा, एंड देन सो ऑन मूव करता जाएगा। तो ये एक अगर डायरेक्ट आपने ए जनरेट करना है तो ये एक मूव हो जाएगा, और 4A जनरेट होना होगा तो ये सारे पार्ट्स एक दफा रिपीट होंगे। और अगर आप सारे पार्ट्स एक दफा रिपीट करने के बाद आपने 9A जनरेट करना है, तो सारे पार्ट रिपीट होने के बाद आपने आखिरी पार्ट जो आर वाला है, उसको बजाय ए एल में कन्वर्ट करने के आप कन्वर्ट करेंगे इसको दिस पार्ट में, दिस पार्ट में रिपीट करेंगे। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप फिर इस पैरेंथेसिस को लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपका लैम्डा वाला स्टेप आ जाएगा। अगर स्टॉप करना चाहें 4 पे स्टॉप करना चाहें स्टॉप कर दें, 9 पे स्टॉप करना चाहें स्टॉप कर दें, ये आपका लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसको रिपीट करते जाएंगे और चलाते जाएंगे।
आप LH की बजाय उसको ALH करेंगे। फिर देखिए A तो प्रोड्यूस हो चुका होगा पहले, तो उसके साथ लास्ट वाला जो A होगा उसके साथ अब LH को लैम्डा बनाने की बजाय आप उसके A के कन्वर्ट करते हैं, उसको A को मूव करेंगे एंड देन गो ऑन कंटिन्यूस। तो ये आपकी ट्रांजिशंस होंगी। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसके ऊपर लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है और करते भी हैं लोग कि किस तरह से वो नई ग्रामर्स को प्रोड्यूस करें। इसके लिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट का डेमो देता हूँ। मीनवाइल कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ लें, फिर मैं एक प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा इस क्लास के बाद, और जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी ग्रामर्स दिखाता हूँ कि किस तरह से वो डिफरेंट ग्रामर्स की स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा जो थ्योरम कंक्लूड होगा, ये मैंने 2 ग्रामर डिस्कस की, इसके अलावा मैं आपको पूरा कलेक्शन देता हूँ, सॉफ्टवेयर भी शेयर करता हूँ जिसमें डिफरेंट ग्रामर्स प्रोड्यूस होंगी और उनकी लॉजिक क्या है और किस तरह से वो ग्रो करती हैं। थ्योरम हमारे पास ये आता है, लैंग्वेज L इज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इफ एंड ओनली इफ L इज एक्सेप्टेड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन से अगर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है तो उसका मतलब वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। यहाँ मतलब ये हो गया कि देखिए अगर एक लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है तो वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। लेकिन अगर हम देखें इसके ऊपर आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो भी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है, AN BN भी एक्सेप्ट करेगी ट्यूरिंग मशीन। तो हमारे पास जो हमने मैपिंग की थी हर दफ़ा एक एक मशीन के साथ, तो उस मशीन में मैपिंग में हमारे पास ये है कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि LB एक्सेप्ट कर सकता है, और ये LB ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव आपका PD एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन LB एक्सेप्ट करता है। तो मतलब ये हुआ कि PDA से पावर में ज़्यादा हो गई, और ट्यूरिंग मशीन तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है तो वो तो वैसे ही करेगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ रिकर्सिव बट नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। जो हमने अभी जनरेट की है लैंग्वेज वो एक रिकर्सिव है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है लेकिन रिकर्सिव है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक लैंग्वेज रिकर्सिव हो लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ना हो, वो रिकर्जन को शो करे लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के जरिए ना बनाई जा सके। ऐसी लैंग्वेजेस भी पॉसिबल हैं। उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उनके एक्सेप्ट करने के लिए हमें चाहिए ट्यूरिंग मशीन। तो जो हमारी बाउंड्री है ट्यूरिंग मशीन की वो ये, हमें चॉम्स्की हायरार्की को फाइनल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे छोटी लैंग्वेज है वो रेगुलर है, देन फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री है, देन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, देन रिकर्सिव है, देन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है, एंड देन नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमने जो डिस्कस की अभी हमने डिस्कस की है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, इससे बाहर बाउंड्री में आती है रिकर्सिव। तो हम ये कह रहे थे अभी एक बात कि कोई लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि वो रिकर्सिव हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से बनाई ना जा सके, वो यहाँ पर आएगी, वो लैंग्वेज यहाँ पर आएगी। वो रिकर्सिव तो है लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव से नहीं बनाई जा सकती। तो इसका मतलब कुछ लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर जो बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर AN BN CN है और ये फैक्टोरियल वाली लैंग्वेज है, और आपकी जो अभी मैंने A⁻n⁻2 ये वाली लैंग्वेज बनाई, ये वाली लैंग्वेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो रिकर्सिव होंगी लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से नहीं बनाई जा सकती, वो ग्रामर यहाँ पर आ जाएंगी। और कुछ ऐसी लैंग्वेज होंगी जो रिकर्सिव भी नहीं है बट उनको रिकर्सिव में हम जनरेट कर सकते हैं। मैंने डायगोनल वाला थ्योरम आपको करवाया था कि डायगोनल में जब हम फ्लिप करते हैं तो वो नॉन रिकर्सिवली न्यूमरेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम वो जो करते हैं P/Q की शेप में जो नंबर लिखे जाते हैं उनकी हम स्ट्रिंग बनाएं तो वो उसको हम बाय डिफॉल्ट वो रिकर्सिवली नहीं है, रिकर्सिवली न्यूमरेबल बनाया जा सकता है उनको। अगर बाय नेचर देखे जाएं तो वो रिकर्सिव नहीं है। जैसे हमने कहा था अगर आप AN BN ABC की स्ट्रिंग जनरेट करें और A की जनरेट करते जाएं तो A ही इन्फिनाइट तक जाएगा, B का कोई नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिंगल A सिंगल B सिंगल C बनाएं, फिर AB फिर BA फिर BC, दो लेंथ की बनाएं, तीन लेंथ की बनाएं, फिर वो क्या हो जाती है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो जाएगा। ये प्रोसेस आपके पास रिकर्सिवली इन्यूमरेबल हो जाता है। तो ये चॉम्स्की हायरार्की तक है। अगर इसको हम लैंग्वेजेस को मैप करें मशीन्स के ऊपर तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं जो आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज होती हैं वो डिसाइडेबल लैंग्वेज होती हैं, और जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है उनको हम कहते हैं ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल। ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि उनको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर सकती है।
लेकिन उससे बाहर अगर लैंग्वेजेस आएंगी वो नॉन ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल है, उनका ट्यूरिंग मशीन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्वेबल नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये चॉम्स्की हायरार्की कंप्लीट होती है। ये पूरी कंप्लीट चॉम्स्की हायरार्की आ गई आपके पास। हमने इसके अंदर रेगुलर लैंग्वेज डिस्कस की, कॉन्टेक्स्ट फ्री डिस्कस की, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिस्कस की, डिसाइडेबल डिस्कस की। डिसाइडेबल का मतलब क्या है कि डिसाइडेबल में आपके पास जो आंसर आता है, रिकर्सिव, डिसाइडेबल में हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है कि यस नो। ठीक है किसी को याद डिसाइडेबल और ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल में क्या फर्क है? जी सर। क्या फर्क है? डिसाइडेबल मतलब वो सीधा आंसर देता है, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल में सर जो है ना वो आंसर नहीं देता लेकिन लूप में चला जाता है, मतलब ना बताता है कि ट्रू है या फॉल्स, ना ही जो है ना एंड होता है। यही मेजर डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखें डिसाइडेबल और ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल। डिसाइडेबल में आपके पास यस नो आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे आप, या तो यस होगा या नो होगा। अगर आपके पास यस नो ना हो, तीसरी स्टेट भी हो, तो वो कहलाता है ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल। मतलब ट्यूरिंग उसको रिकॉग्नाइज तो करती है, मतलब सारी स्टेट्स को, यस स्टेट्स में भी जा सकती है, नो स्टेट में भी जा सकती है, और उसके अलावा वो इन्फिनाइट स्टक भी कर सकती है। ठीक हो गया? चलें जी, इसके ऊपर हम डिसाइडेबल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद स्टॉप करेंगे। फिर मैं आपको जो मैंने कहा था मल्टीपल आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूँ उसकी, ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल की विथ एनिमेशन, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिसाइडेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आपके अभी तक जो डिस्कशन हुई उससे क्या समझ में आया है? डिसाइडेबिलिटी क्या है? मैं चाहूंगा जितने लोग प्रेजेंट है वो वन बाय वन बताएं डिसाइडेबिलिटी क्या है। सर ऐसी मशीन बनाए मतलब जो यस या नो में आंसर दे, मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट। हाल्ट मतलब जब जब भी करे ना रिजेक्ट या एक्सेप्ट, वो लूप में नहीं फंसे। नेक्स्ट, सारे बताएं, सारे अपने अपने आइडियाज बताएं जल्दी जल्दी। सर ट्रू फॉल्स भी डिपेंड कर सकती है, क्या डिसाइड कर सकती है या फॉल्स है बस। जो लैंग्वेज है वो किसी लैंग्वेज किसी ग्रामर का पार्ट है या नहीं। तो सिंपली हम आई थिंक के इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना रहे हैं इसमें कि डिपेंडिंग अपॉन ग्रामर ये जो भी हमने एल्गोरिथम। डिसाइडेबिलिटी के कंसेप्ट को अगर हम फोकस करें तो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं। देखें, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है यस और नो, तो हम कहते हैं डिसाइडेबल। डज मशीन हैव थ्री स्टेट, मतलब कि अगर आपके पास हो यस नो आई डोंट नो, तो थ्री स्टेट हो जाएंगे। अगर आपके पास यस नो टू स्टेट होंगे। इज द स्ट्रिंग w इज अ बाइनरी नंबर, डज डीएफए एक्सेप्ट द इनपुट। कोई डीएफए हमने बनाया लेट्स सपोज, और कोई नंबर है, बाइनरी नंबर है, उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी? दो ही स्टेट है, यस नो, मतलब डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। इसी तरह उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में लें तो पीडीए, पीडीए या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास क्या होता है कि प्रॉब्लम इनडिफाइनाइट भी आ जाते हैं। अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम के लिए हमने जैसे कहा कि ऐसे प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके यस नो हो या फिर लूप में स्टकअप हो जाए, तो उस पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो लूप से निकल के एक्सेप्ट पे भी जा सकता है, रिजेक्ट पे भी जा सकता है, वो या वो इनफाइनाइट लूप में भी रह सकता है। The problem is decidable if some Turing machine decide or solve that problem. Decidable problem have three states. अब उन थ्री स्टेट्स में देखें, हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन आती है, अगर हम कहें उसमें यस नो पे आ जाता है तो वो डिसाइडेबल में कहलाएगा। लेकिन अगर यस नो आई डोंट नो पे है और डोंट नो के बाद, या डोंट नो का मतलब ये है कि वो लूप में है और लूप के बाद हमें ये हो कि इतने इटरेशन के बाद वो यस नो में चला जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि वो ट्यूरिंग मशीन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इनपुट प्रॉब्लम हो देन यस या नो। अच्छा, यस नो सिंगल नहीं हो सकता, यस नो मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल यस हो मल्टीपल नो हो, उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो मशीन दैट डिसाइड सॉल्व्स द प्रॉब्लम इफ द आंसर इज यस देन हॉल्ट इन यस स्टेट, इफ आंसर इज नो देन हॉल्ट इन नो स्टेट। तो हमारे पास यस स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, नो स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है।
बट ये 2 ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप के अलावा नहीं होंगे। डिफरेंस बिटवीन द रिकर्सिव लैंग्वेज और डिसाइडेबल प्रॉब्लम क्या है? फॉर डिसाइडेबल प्रॉब्लम यस स्टेट मे नॉट बी फाइनल स्टेट। ठीक है, आप कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉप हो जाए, डिसाइडेबल है। यस स्टेट जो है, हम कहते हैं ना यस या नो, यस या नो में मतलब एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे आगे यस है, मतलब रुक गई मशीन, लेकिन वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो डिसाइडेबल है, हम कहेंगे रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इट डजेंट मीन कि जनाब वो फाइनल स्टेट में जाना जरूरी है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम डिसाइडेबल की कॉन्फ़िगरेशन लाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये स्टेट पे पहुंच के इससे आगे मूवेबल नहीं है। अनडिसाइडेबिलिटी क्या है? कि हम क्या है कि कुछ प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे हैं, प्रॉब्लम्स आर अनडिसाइडेबल, व्हिच मींस देयर इज ए नो ट्यूरिंग मशीन दैट सॉल्व ऑल इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉब्लम। मतलब मशीन कुछ इंस्टेंसेस पे तो काम करती है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस के लिए वो स्टकअप हो जाती है। सिंपल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम में हम कहते हैं मेंबरशिप प्रॉब्लम। मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी मशीन जो है उसमें इनपुट स्ट्रिंग जितनी भी है, उन तमाम इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर वो डिसाइड कर पाए कि मशीन या तो यस स्टेट में जाएगी या नो में जाएगी, तो हम उसको कहते हैं कि वो डिसाइडेबल है। लेकिन अगर वो तमाम को ना कर सके, एक कम से कम एक स्ट्रिंग ऐसी हो जिसके ऊपर वो यस नो पे डिसाइड ना कर सके, बाकी पे कर रही हो, लेकिन एक भी स्ट्रिंग ऐसी एग्जिस्ट करती होती है, एग्जिस्ट स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, जिसके ऊपर वो डिसाइड ना कर पाए, तो उसको हम कहते हैं अनडिसाइडेबल। और मेंबरशिप प्रॉब्लम है कि हम हर स्ट्रिंग के लिए ये बता सकें डज इट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यानी दोनों में आप शो कर सकें। तो इनपुट आपके पास हो, इनपुट एज ट्यूरिंग मशीन m है, स्ट्रिंग w है, आप ये बता सकें, क्वेश्चन आपके पास हो डज m एक्सेप्ट w, आप कहेंगे w बिलोंग्स टू l ऑफ m, m डज नॉट एक्सेप्ट w, m डज नॉट बिलोंग्स टू l, w डज नॉट बिलोंग्स टू l ऑफ m। दोनों में आपके पास एक चांस हो, तो आप कह सकते हैं कि वो डिसाइडेबल है मेंबरशिप प्रॉब्लम। लेकिन बट इट मस्ट बी फॉर ऑल इनपुट स्ट्रिंग। ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रिंग के लिए कर रही हो और कुछ के लिए ना कर रही हो। एक के लिए भी नहीं कर रही होगी तो हम अनडिसाइडेबल में ले जाएंगे उसको, अगर तमाम के लिए कर रही होगी तो डिसाइडेबल में ले जाएंगे। प्रॉब्लम फॉर विच नो ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कैन नॉट सॉल्व ऑल इंस्टेंसेस। अब हम इस पे अनडिसाइडेबल इसको इसलिए धकेल देते हैं, हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम पे भी जाके अगर मशीन स्टकअप हो जाएगी, अगर आपको बोले यार ये आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये जहाज एरोप्लेन उड़ाने के ऑटोमेटिक पायलट का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कभी कभी जो है ना चलने से रुक जाता है, यानी 99% चलता रहता है, 1% में ये चांसेस हैं कि ये चलते चलते काम ना करे, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर को कभी भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनडिसाइडेबल है। कभी कभी आके वो डिसाइडेबिलिटी की पावर उसकी खत्म हो जाती है, कभी भी आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। देखिए फेलियर होना अलग चीज है कि वो मशीन स्टकअप हो गई, लेकिन आप ये कह रहे हैं उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी है जिसकी बेसिस पे आप ये कहते हैं कि आपका प्रॉब्लम जो है कुछ इंस्टेंसेस पे काम नहीं करता। तो अगर दुनिया में रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो हम उसको 100% एक्यूरेसी पे रख के फिर उसको डिप्लॉय करते हैं। तो थ्योरी के मुताबिक या तो वो डिसाइडेबल हो, कम्प्लीटली सेटिस्फाइबल हो, या अनडिसाइडेबल हो। तो जो अनडिसाइडेबल होते हैं सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम लाइफ इंटेंसिव सिस्टम के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। यानी वैसे तो हम यूज़ कर सकते हैं किसी नॉर्मल सिस्टम में, इसमें हमें लाइफ क्रिटिकल प्रॉब्लम ना हो, तो लाइफ क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास डिसाइडेबल सॉल्यूशंस होने चाहिए और तभी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम में फॉर विच नो ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ट्यूरिंग मशीन तो है, ऐसा नहीं है कि है, एग्जिस्ट ही नहीं करी है, लेकिन वो तमाम इंस्टेंसेस पे काम नहीं करती, उसके कुछ इंस्टेंसेस पे काम करती है, कुछ पे काम नहीं करती। तो कैन नॉट सॉल्व ऑल इंस्टेंसेस। प्रॉब्लम दैट ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व फॉर ऑल इंस्टेंसेस, प्रॉब्लम दैट कंप्यूटर कैन सॉल्व, कांट सॉल्व। तो हम कहते हैं जो अगर हम ट्यूरिंग मशीन कोई नहीं बना सकती, कोई प्रॉब्लम सारे के सारे प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर भी नहीं बनाया जा सकता। हम जब भी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं या हम सूडो कोड बनाते हैं, तो अगर ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती होगी तो कंप्यूटर भी उसका बन जाएगा, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी उसका बन जाएगा। अगर ट्यूरिंग मशीन ही उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्वेबल नहीं है, तो उसका फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं, ऐसा सॉफ्टवेयर भी नहीं बन सकता जो सारे के सारे इंस्टेंसेस पे काम करते हुए उसको बनाया जा सके। तो ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम की लॉजिक थी हमारे पास। इसके ऊपर एक हेलो वर्ड प्रॉब्लम आता है, और वो हेलो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा इतना कम्प्लेक्स है कि वो मैं आपको सोचता हूँ कि आप जाके फाइनल में उसमें पढ़िएगा, मास्टर MS में। ठीक है, although कि
इसका सिंपल वर्जन मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूँ, लेकिन डोंट वरी अबाउट कि एग्जाम में आएगा, मैं तो उसको फ्लो दे देता हूँ कि ये हेलो वर्ड का सिंपल वर्जन है। अब देखिए थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का हेलो वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सिंपल इसका हेलो वर्ड वर्जन है सिंपल, और इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स वर्जन में लिखें तो ये इसका कम्प्लेक्स वर्जन है। ये फर्मेट लास्ट थ्योरम के ऊपर आता है। फर्मेट लास्ट थ्योरम, फर्मेट ने 11 थ्योरम दिए थे, उनमें से इसका ये लास्ट थ्योरम था, और वो ये कहता था कि अगर ये काउंट करना हो, जैसे हम कहते हैं ए एन पी एन पी सी एन, आपको वो याद होगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप कहते हैं ऐसे रियल नंबर दोबारा कितने होंगे या उसके बाद दूसरा नंबर आएगा नहीं, कितने नंबर काउंट करेंगे, उसकी आपके पास कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं है। आप कहेंगे इसके बाद कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा या नहीं, यू डोंट हैव ए स्टॉपिंग क्राइटेरिया। सिमिलर जैसे मैंने आपको कहा था प्राइम नंबर की लॉजिक है कि आप कहते हैं आज बिगेस्ट प्राइम नंबर ये है, लेकिन इसके बाद दूसरा प्राइम नंबर इससे बड़ा है या नहीं, यू कैन नॉट से। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जब तक आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है गेम कि इससे बड़ा है कि नहीं। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको इनफाइनाइट प्रॉब्लम कहते हैं, ये चलता जाएगा। सो सिमिलरली आपके पास जो कम्प्लेक्स वर्जन्स होते हैं जिसपे आप ये कहना कह सकेंगे ऑल इंस्टेंसेस आर सॉल्वेबल, वो प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल में जाते हैं। लेकिन अगर आप कह दें कि सारे इंस्टेंसेस सॉल्वेबल हैं, जैसे हमने इवन नंबर की बात की थी, ऑड नंबर की बात की थी, कि हमारे पास 1-to-1 मैपिंग एग्जिस्ट करती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल बन जाती है। ये उसकी और इसकी थ्योरी है इसके प्रोग्राम के बिहेवियर को। ये 300 साल बाद सॉल्व हुआ था प्रॉब्लम, मतलब 300 साल पहले ये फॉर्मेट्स ने क्वेश्चन रेज किया था, लेकिन अब ये सॉल्व हो चुका है पिछली सदी में। पिछली सदी में इसका सोल्यूशन बन चुका है और इसका आंसर हमारे पास आ चुका है कि विल फेल टू प्रिंट हेलो वर्ड। अगर हम इस प्रॉब्लम को चलाएं एंड ग्रेटर देन 2 द प्रोग्राम विल नेवर फाइंड ए ट्रिपल positive integer to satisfy x power n, y power n, z power n and thus will fail to print hello world। अगर हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 रखें तो इट विल फेल टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये इसका सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया था पिछली सदी में, लेकिन 300 साल बाद साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो ये थोड़ी सी लॉजिक है, इसके ऊपर चलते हुए फिर आपके हाल्टिंग प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, देन आपके पास सिमुलेटर्स जनरेट होते हैं, फिर आपके पास यानी एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं ट्यूरिंग मशीन के। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ये इंशाल्लाह आप एमएस में पढ़ेंगे।